Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 7th of December 2022, Wednesday. इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की एक सेपरेट पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शेडो। आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। और इन 15 न्यूज़ आर्टिकल्स को हमने वैसे ही क्लासीफाई किया है जैसे कि हम पहले करते आए हैं। एक कंटेक्स्ट और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ को कंबाइन करके हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए कुछ 2 शॉर्ट आर्टिकल्स भी कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। वर्ल्ड बैंक राइजेस फाइनेंशियल ईयर 23 इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.9%। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको इंक्रीज कर दिया है 6.5% से लेकर के 6.9% तक। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने करी थी वो पहले 6.5% थी, जो कि अब इंक्रीज करके वर्ल्ड बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 6.9% कर दी है। और इसका रीज़न जो वर्ल्ड बैंक ने साइट किया है वो ये साइट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल हेडविंड्स दैट आर इम्पैक्टिंग टू द अदर इकोनॉमीज, इंडियन इकोनॉमी इज more resilient and more strong, and that is why it has shown a strong outturn in the September क्वार्टर। तो बेसिकली क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर जो ग्लोबल एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं उसका कम इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसेशन का कम इम्पैक्ट पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमीज, और जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज रिलेटिवली रेजिलियंट टू दिस एक्सटर्नल हेडविंड्स और एक्सटर्नल रिसेशनरी कंडीशंस। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पिक्यूलियर फोरकास्टिंग और द रिवाइज फोरकास्टिंग। जबकि अगर हम देखें जो अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को लेकर के इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को पॉजिटिवली हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिकली उसने अपने रिवीजन में अपग्रेड किया है। हालांकि अगर इससे पहले देखें तो अक्टूबर के मध्य में वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 की जो जीडीपी फोरकास्ट थी उसको रिड्यूस किया था 7.5% से लेकर के 6.5% तक। तो पहले अक्टूबर के पहले 7.5% का प्रोजेक्शन था वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 की जीडीपी ग्रोथ का, उसको रिवाइज करके वर्ल्ड बैंक ने 6.5 किया और उसको फिर से रिविजन करके 6.9 का प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक ने किया है। और अगर हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के फोरकास्ट को देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट अपग्रेड्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट बाय एनी मल्टीलैटरल एजेंसी इन फाइनेंशियल ईयर 23। अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर 23 में जितने भी रिवीजन हुए हैं उन सब में इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड ही किया गया है। और अब अगर हम वर्ल्ड बैंक के फिगर्स को इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मैच करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बराबर अप्रॉक्सीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लोज ही प्रोजेक्शन किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है वो 6.9% का है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्शन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7%। तो वर्ल्ड बैंक और आरबीआई दोनों का ही जो प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ को लेकर के वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। और यही जो है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साइट किया कि इंडियन इकोनॉमी इज़ रिमार्केबली रेजिलिएंट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर प्लेस्ड इन गुड पोजीशन कंपेयर टू अदर ईएम्स। अदर ईएम्स स्टैंड फॉर अदर इमर्जिंग मार्केट्स और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड दैट इज़ वाई दे आर रिवाइजिंग दिस प्रोजेक्शन। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी रेजिलिएंट बताया कि आगे आने वाले टाइम में डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो
वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बिकॉज इंडिया हैज़ अ वेरी लेस एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो, जिसकी वजह से इंडिया पर जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल रिसेशनरी कंडीशंस है, उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक इज एक्चुअली प्रोजेक्टिंग एज ए आउटलायर डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्शन था पहले 7.2% था, अभी भी 7% है अप्रॉक्सीमेटली। रिवीजन है, नेगेटिव रिवीजन वर्ल्ड इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हम देखें तो नेगेटिव अपग्रेडेशन था, या हम बोले डाउनग्रेड ही किया था अपने रिवीजन में। सेम पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड बाई इंडिया रेटिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IMF एंड OECD। ये जब हम देखें तो अर्लियर प्रोजेक्शंस हैं और ये करंट प्रोजेक्शंस है, रिवाइज प्रोजेक्शन है, एक्सेप्ट फिच जिसने अपने प्रोजेक्शन जो है इंडियन GDP को लेकर के वो चेंज नहीं किया। अदरवाइज फिच और हम देखें वर्ल्ड बैंक के अलावा अप्रॉक्सीमेटली सभी जो रेटिंग एजेंसीज हैं दे हैव रिवाइज देयर प्रोजेक्शन इन केस ऑफ इंडियाज GDP फोरकास्ट, और सब ने निगेटिव रिवीजन ही किया है। और इसके साथ ही दो और न्यूज़ हैं जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई हैं, थोड़ी शॉर्ट न्यूज़ हैं जो कि रेटिंग एजेंसीज के ही बारे में है। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उसके H2 की जो ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5% प्रोजेक्ट करी है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो हाफ 2 है, दैट इज सेकेंड हाफ H2 जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए इंडिया रेटिंग ने जो GDP फोरकास्ट करे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5%, और उसका रीज़न ये दिया है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिसेशनरी कंडीशंस, राइजिंग हेडविंड्स, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज द एक्सटर्नल डिमांड्स विल बी इम्पैक्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। इसी के साथ फिच ने भी अपनी कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं। तो फिच एक्सपेक्ट विंडफॉल टैक्स टू बी फेस्ड आउट नेक्स्ट ईयर। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने अपने प्रोजेक्शन में कहा है कि जो 5 month ओल्ड टैक्स विंडफॉल टैक्स या विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया है ऑयल कंपनीज पर, वो फेज आउट कर दिया जाएगा कैलेंडर ईयर 23 तक, यानी अगले साल नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग ऑयल प्राइसेस, मॉडरेटिंग ऑयल रेट्स, दिस विंडफॉल टैक्स में बी फेस्ड आउट, जो कि गवर्नमेंट ने 2022 में यानी इस साल इम्पोज किया था, और फिच के अकॉर्डिंग 2023 तक इसको फेज आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मॉडरेट हो जाएंगे एज पर द APAC ऑयल एंड गैस आउटलुक 2023 रिपोर्ट ऑफ फिच। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए 2 और आर्टिकल्स भी कवर करेंगे। और ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये इंडियन रुपी से ही रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है, ट्रांजैक्शंस in RBI's digital currency pilot gather pace। हम सभी जानते हैं और कई बार हम इस न्यूज़ को कवर भी कर चुके हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो CBDC की पायलट टेस्टिंग कर रहा है। होलसेल मार्केट पे अच्छे रिजल्ट आने के बाद में अब उस पायलट स्टडी को रिटेल सेगमेंट पर भी, इंडिविजुअल कस्टमर पर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो रीसेंट डेटा आया है ट्रांजैक्शंस का, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है या कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, उसमें मोमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है दोनों ही सेगमेंट में, होलसेल सेगमेंट यानी CBDCW और CBDCR यानी रिटेल सेगमेंट, दोनों ही सेगमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं मंथ वाइज मंथ। तो नवंबर मंथ का अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 325 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए या 325 करोड़ के ट्रांजैक्शन की डील्स हुई इन केस ऑफ CBDCW दैट इज होलसेल सेगमेंट। और अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की डिजिटल करेंसी जो है वो पहले 2 दिन में खर्च हो गई इन द रिटेल सेगमेंट पायलट स्टडी। तो होलसेल सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट में जो CBDC है उसकी हाई एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है। जो होलसेल पायलट स्टडी है वो कब स्टार्ट हुई थी, वो अक्टूबर 1 में स्टार्ट हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 8 बैंक उसमें इन्वॉल्व थे। रिटेल पायलट की स्टडी कब स्टार्ट हुई थी, नवंबर 1 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें 4 बैंक्स इन्वॉल्व थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 4 बैंक्स के साथ 4 सिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा 4 और बैंक और 9 और सिटीज़ भी ऐड किए जा रहे थे सेकेंड फेज ऑफ पायलट टेस्टिंग में। और जो इंडिविजुअल पर्सन ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग बायलैटरल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के केस में जो CBDCW है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। और ऐसा ही लग रहा है कि रिटेल सेगमेंट में भी जो पायलट टेस्टिंग है उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और प्रॉबेबली इन दोनों ही पायलट टेस्टिंग के बाद जो RBI है वो
फुल फ्लैश फॉर्म में CBDC को लॉन्च कर पाएँ। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही सेगमेंट पे, चाहे होलसेल सेगमेंट हो चाहे रिटेल सेगमेंट हो, एक सफिशिएंट मोमेंटम देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ CBDC ट्रांजेक्शन। सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस न्यूज़। करेंसी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। 3 करोड़ का डिजिटल करेंसी इशू किए बैंक्स ने, RBI ने बैंक्स को इन द फर्स्ट 2 डे ऑफ रिटेल पायलट स्टडी। और सिस्टम अभी तक जो CBDC का सिस्टम है जिस पर ये पूरी करेंसी चल रही है, ई करेंसी या ई रुपए चल रहा है, अभी तक ऐसा कोई मेजर टेक्निकल चैलेंज या टेक्निकल ग्लिच नहीं फेस किया गया है। जो छोटे मोटे चैलेंजेस आए हैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर लिया गया है। CBDCW हैज़ शोन द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। CBDCR इज एक्सपेक्टेड टू शो द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एज वेल। और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं उस पर इस पर्टिकुलर पायलट स्टडी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल रिजल्ट्स ऑफ CBDCW और CBDCR। अब देख लेते हैं एक और न्यूज़ क्लिप जो कि रुपी से ही रिलेटेड है। रुपी एट 1 month लो ऑन फेड रेट हाइक फेयर्स। तो इंडियन रुपी जो कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव वैल्यू गेन कर रहा था, बोले कि एप्रिशिएट कर रहा था, वो सडनली ट्यूसडे यानी मंगलवार को उसमें सडन डेप्रिसिएशन या प्लम देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 1% का स्लाइड देखने को मिला। 82 पैसे जिसको हम बोले 82 पैसे जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट किया अगेंस्ट द USD। और इसका रीज़न ये सडन डेप्रिसिएशन क्यों देखने को मिला? बिकॉज ऑफ द economic data released in US on Monday rekindled the fear of aggressive फेड रेट हाइक्स। क्योंकि मंडे को जो US का इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि प्रॉबेबली जो US का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व वो रेट हाइक पर, एग्रेसिव रेट हाइक पर जा सकता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट शोइंग वेरी गुड रिजल्ट इन केस ऑफ US इकोनॉमी। और इसी की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है प्रॉबेबली वो फिर से एग्रेसिव रेट हाइक पर जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी में ही हमें अप्रॉक्सीमेटली 1% का डेप्रिसिएशन या 82 पैसे का डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला। रुपी जो है वो 82.62 मार्क पर सेटल हुआ। अपने पिछला क्लोज कितना था? 81.80 का क्लोज था, यानी 81.80 अगेंस्ट 1 USD मंडे को क्लोज था और 82.62 अगेंस्ट 1 USD जो कि ट्यूसडे का क्लोज था। तो अप्रॉक्सीमेटली 82 पैसे का डेप्रिसिएशन देखने को मिला अगेंस्ट द USD। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी सेंटर RBI डिवाइस प्लान स्पेसिफिक टू कंट्रीज। तो इंडिया जो है, यहाँ बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपी को, इंडियन करेंसी को पॉपुलराइज करने के लिए, इंटरनेशनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पिछले कुछ टाइम से ले रहा है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये रही, या सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव वो बाईलैटरल एग्रीमेंट्स रहे। बाईलैटरल एग्रीमेंट्स मीन्स इंडिया जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बाईलैटरल नेगोशिएट कर रहा है, बाईलैटरली एग्रीमेंट कर रहा है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपी एज अ करेंसी मीडियम, एज अ एक्सचेंज मीडियम, जिसमें रशिया का एग्जाम्पल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि रशिया का केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, तो रशिया के पास डॉलर नहीं, इसीलिए बाईलैटरल जो ट्रेड सेटलमेंट हुआ था उसका रीज़न रशिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। बट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव डिवाइज्ड अ कंट्री स्पेसिफिक प्लान। क्योंकि बाईलैटरल सेटलमेंट है तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट, हर कंट्री के साथ हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा, तो इसीलिए सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्री स्पेसिफिक प्लान डिवाइस किया है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन केस ऑफ रुपी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर के बहुत सारे कंट्री स्पेसिफिक प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे कि इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। टू स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ बैंक्स विल बी अलाउड टू मैनेज द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन द डोमेस्टिक करेंसी विद इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो अब जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा कि वॉस्ट्रो और अलग तरह के अकाउंट्स वो ओपन कर पाएंगे इनटू डिफरेंट करेंसीज फॉर मैनेजिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। और जिस तरीके से CBDC में हमें सक्सेस मिल रही है और RBI का अप्रोच है कि अगर CBDCW और CBDCR के रिजल्ट्स अच्छे रहे तो इस CBDC की पायलट टेस्टिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी करा दी जाएगी। तो उस केस में इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर ये ई करेंसी के फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल हो जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगे का प्लान है।
अभी के लिए स्मॉलर बैंक्स को अप्रूवल दे दिया गया है। यूको बैंक और इंडसइंड बैंक में कैन डील विद रशिया, पंजाब नेशनल बैंक कैन डील विद म्यांमार, एंड अपार्ट फ्रॉम इट आरबीआई इज ऑल्सो ऑफरिंग द 18 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपनिंग टू different banks. So it is one of the very important step in case of internationalization and acceptance of इंडियन करेंसी, मोर स्पेसिफिकली इंडियन रुपी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट क्लैरिफाइज फॉरेन फंड्स कैन ओन 51% स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कई सारे इश्यूज़ पर नहीं है। इवन अगर हम आईडीबीआई बैंक को देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो होने जा रहा है, जबकि ये प्लानिंग काफ़ी समय से पहले से चल रही है और बिकॉज ऑफ द टेक्निकल हर्डल, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल, बिकॉज ऑफ द लीगल हर्डल्स ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। अभी रिसेंटली फॉरेन फंड्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, बहुत एम्बिग्यूटी थी, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को क्लियर किया है दैट इट वुड अलाउ द कंसोर्शियम ऑफ फॉरेन फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज टू ओ अप्रॉक्सीमेटली 51% स्टेक इन आईडीबीआई। पहले कहा जा रहा था कि आईडीबीआई में जो फॉरेन फंड्स है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा या 51% तक का स्टेक अलाउ नहीं, कुछ मिनिमम स्टेक अलाउ किया जाएगा, बट ट्यूसडे को गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज आईडीबीआई बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो लिमिट होगी दैट विल बी 51%। इट मीन्स दे कैन टेक द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स और कंट्रोलिंग ओनरशिप इन आईडीबीआई बैंक। पहले कहा जा रहा था कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फॉरेन इन्वेस्टिंग कंपनी को मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग नहीं दी जाएगी, पर इंडिविजुअल को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिटी नहीं दी, बट गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा कि जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम मीन्स ग्रुप, not an individual foreign investor or not an individual investment company, but a group of foreign funds or investment company can collectively holds up to 51% of stake in IDBI, clarifying that foreign ownership criteria was for the new private bank were not applicable on the existing one. तो जो बैंक्स के लिए जो फॉरेन फंड्स का क्राइटेरिया, नए बैंक्स के लिए जो फॉरेन फंड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक, आईडीबीआई इज़ नॉट द न्यू बैंक, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि December 16 जो है वो डेडलाइन है फॉर द पोटेंशियल बिडर्स टू सबमिट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पिकिंग अप द मेजॉरिटी स्टेक इन द प्राइवेट सेक्टर लेंडर। तो आईडीबीआई में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए December 16 लास्ट डेट है, और गवर्नमेंट के इस क्लैरिफिकेशन के बाद प्रॉबेबली ऐसा देखा जा सकता है कि आईडीबीआई में जो फॉरेन फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकती हैं, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं थी कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग अलाउ करी जाएगी, कंट्रोलिंग ओनरशिप अलाउ करी जाएगी कि नहीं, बट फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्लैरिटी दे दी है कि 51% तक की फॉरेन ओनरशिप इस प्राइवेट बैंक में रखी जा सकती है एट प्रेजेंट। अगर आरबीआई रूल्स की बात करें तो आरबीआई का जो रूल है वो रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेन ओनरशिप को प्राइवेट बैंक्स में, और स्पेशली ऐसे बैंक जो नए फॉर्म हो रहे हैं उनमें तो फॉरेन ओनरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और अगर दीपम की बात करें, व्हाट इज़ दीपम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो दीपम हैज़ इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक विल ईज द 5 years लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इफ बैंक गेट्स मर्ज विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। तो कई सारे रूल्स में लिबरलाइजेशन लाया गया है, कई सारे रूल्स को लिबरल किया गया है फॉर फैसिलिटेटिंग द आईडीबीआई बैंक this investment. So this is all about taking the control. Center and LIC plans to offload a little over 30% ईच इन आईडीबीआई। तो इसमें आईडीबीआई में LIC का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली 30% से थोड़ा या 30% के आसपास का जो शेयर है वो ऑफलोड करेंगे, और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 60.72% का जो स्टेक है वो डिसइन्वेस्टमेंट में जा रहा है। 51% तक की फॉरेन स्टेक होल्डिंग अलाउड है। वैल्यूएशन कितना रखा है, 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन रखा है, विच इज़ 25% मोर देन इट्स करंट मार्केट वैल्यू, एंड दिस इज द करंट पैटर्न ऑफ आईडीबीआई शेयर होल्डिंग। 49.2 जो है वो LIC के पास है, सेंटर के पास 45.4 है, पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेटली 5% की स्टेक होल्डिंग है, और दोनों ही LIC और सेंटर मिलकर के 30% की अप्रॉक्सीमेटली ऑफलोडिंग करेंगे, 30% की। तो अप्रॉक्सीमेटली 60% का जो शेयर है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा
एज ऑफ नाउ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। वेरिएबल कैपिटल फर्म्स टू बूस्ट इंडिया फंड मैनेजमेंट स्पेस सेज साहू। तो इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सीधा पर्पस ये था कि हम वीसीसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करें। हालांकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल न्यूज़ है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस न्यूज़ के, थोड़ा सा हम ओवरव्यू या वीसीसी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। किस लिए एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी फॉर ड्राफ्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वीसीसी कंपनीज इन इंडिया। और उसके जो हेड हैं वो मिस्टर MS साहू हैं, इस पूरी एक्सपर्ट कमेटी को चेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली वीसीसी कंपनी, व्हाट आर द वीसीसी कंपनीज, अगर हम देखें तो वीसीसी कंपनी को एक कॉर्पोरेट बॉडी बोला था। इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी विद वेरिएबल कैपिटल बेस। तो एनी कॉर्पोरेट बॉडी विद वेरिएबल कैपिटल बेस विल बी called as VCC, similar to mutual funds. It issue and redeem the shares on ongoing basis. तो जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज काम करती हैं वैसे ही ये वीसीसी कंपनीज भी काम करेंगी। ये इशू करती हैं और रिडीम करती हैं शेयर को टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, एंड विद एवरी ट्रांजेक्शन इशू और रिडम्पशन द कैपिटल बेस ऑफ वीसीसी चेंज। So VCC may house a single pool or multiple pool of capital along with the corresponding investment. It can thus be standalone or an umbrella entity. तो इट मीन्स किसी एक कंपनी की वीसीसी एक स्टैंड अलोन हो सकती है या एक कई सारे म्यूचुअल फंड की तरह कई सारे शेयर्स कंपनीज के शेयर को मिलकर भी एक पूल फॉर्म किया जा सकता है। तो वेरिएबल बेस की कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरह ही काम करती है। तो वीसीसी फंक्शनिंग को लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है इंडिया में, क्योंकि हालांकि इंडिया में भी वेरिएबल कंपनी जो कैपिटल कंपनीज हैं, वेरिएबल बेस कैपिटल कंपनीज हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है और इसीलिए इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। फिलहाल गवर्नमेंट इस वीसीसी कंपनी को प्रमोट करना चाह रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग सो। तो अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दे एक्चुअली फॉर्म एज अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर। अदर कंपनीज अगर देखें इक्विटी कैपिटल की, तो फिलहाल दे आर नॉट इन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। और ऐसा कहा जा रहा है कि वीसीसी जो है अगर ये आएगी तो दैट वुड बी एबल टू ब्रिंग द फीचर ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड एज वेल एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनी। अपार्ट फ्रॉम इट विल ब्रिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन केस ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड एज वेल एज द फंड मैनेजमेंट बिजनेस। तो ऐसा कहना है मिस्टर साहू का कि वीसीसी जो कंपनीज हैं दैट वुड इंटरेस्ट द फंड मैनेजमेंट स्पेस एंड मेक इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर IFSC द प्रिफर्ड ग्लोबल हब फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो MS साहू का ये कहना है कि अगर वीसीसी का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट हो जाता है तो वीसीसी कंपनीज, वेरिएबल कैपिटल बेस कंपनी, इंडिया को हेल्प करेंगी फंड मैनेजमेंट स्पेस को बूस्ट करने के लिए और इंडिया को एज अ इंटरनेशनल हब और प्रिफर्ड ग्लोबल हब की तरह प्रोजेक्ट करेंगे फॉर व्हाट, फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली जो ये वीसीसी कंपनीज हैं दैट वुड बी द ब्लेंड ऑफ टू स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, टू स्ट्रक्चर ऑफ पोलिंग एंड इन्वेस्टिंग फंड्स, कंपनीज एंड ट्रस्ट। इट मीन्स दोनों के ही इसमें फीचर्स होंगे, कंपनीज के भी और ट्रस्ट के भी फीचर होंगे। तब ये फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी और चॉइस और ऑल्टरनेटिव भी ऑफर करेंगे इन केस ऑफ फंड मैनेजमेंट एंड फंड अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली वीसीसी कंपनीज को एज अ ट्रस्ट प्लस एज अ कंपनी दोनों ही तरह से प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि दोनों की जो एडेड एडवांटेज हैं वो वीसीसी कंपनीज को मिले। हालांकि कैसे ऑपरेट करेंगी, क्या इनका स्ट्रक्चर होगा, वो बाद में आएगा जब एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। हालांकि MS साहू के अकॉर्डिंग वीसीसी स्ट्रक्चर जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा एज अ ग्लोबल हब सर्विस प्रोवाइड। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। VI fundraising put on hold as government delay equity call. So Vodafone Idea search for lifetime has turned longer and tougher even as it continue to lose its customers and delay vendor payments. So Vodafone India की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम सभी को पता है। आफ्टर दिस AGRDU जो VI की पेरेंट कंपनी थी उसने अपने इंडिया के एसेट को जीरो वैल्यूएशन पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने ये भी अनाउंस किया कि वो पेरेंट कंपनी यूके की जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की, वो उसने अनाउंस किया कि वो फिलहाल के लिए इंडियन सब्सिडी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। और AGRDU के बाद ये कहा जा रहा था कि जो VI है वो बैंकरप्सी की कगार पर आ चुकी है। तो गवर्नमेंट ने VI को सपोर्ट करने के लिए कुछ बेल आउट प्रोवाइड किया था। ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो VI के कुछ शेयर्स को खरीद लेगी जिससे कि जो वोडाफोन आइडिया है उसकी फंडिंग हो जाए। तो अभी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो VI का जो फंड रेजिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लाने जा रही थी फॉर टर्निंग द
रिमेनिंग और AGR ड्यूज इनटू इक्विटी वो फिलहाल के लिए होल्ड पर आ गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान था, जहां पर गवर्नमेंट 1600 करोड़ का जो AGR ड्यू था, जो ड्यूज थे वोडाफोन के, उसको इक्विटी में करने जा रहे थे, जिससे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रेस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, वो अपने असेट्स को डाइवर्सिफाई कर सके, अपना ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इस प्लान को डीले कर दिया है, इंक्लूडिंग द हेफ्टी ड्यूज टू द गवर्नमेंट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होता तो प्रॉब्लली जो वोडाफोन आइडिया है उसके लिए और ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आएगी, और हो सकता है कि ये जो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, दैट विल बी बैंकरप्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द शेयर ऑफ VI हैज़ बीन फ्लक्चुएटेड वेरी निगेटिवली। 15.4 से डिक्रीज होकर के 8.1 तक पहुंच गए हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्लैश एक्साइज ऑन CNG टिल गैस इज इंक्लूडेड इन GST। पारिक पैनल, कीर्ति पारिक पैनल ने रिसेंटली ऑयल एंड गैस को लेकर के, उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को लेकर के जो रिकमेंडेशन दी हैं, डेली उनमें से कोई रिकमेंडेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है। आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो पारिक पैनल है, कीर्ति पारिक पैनल है, उसने सेंट्रल को बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिलहाल के लिए जो ऑयल एंड गैस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको मॉडरेट कर दे मतलब रिड्यूस कर दे, जो कि CNG पर लगाई जाती है। मोर स्पेसिफिकली CNG की बात है तो CNG पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उसको मॉडरेट करने की, उसको रिड्यूस करने की बात कही है। क्यों? जो कि कीर्ति पारिक पैनल का कहना है कि इट इज़ अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचुरल गैस, और जब तक कि CNG को GST के रिजीम में नहीं लाया जाता तब तक कि एटलीस्ट इसमें जो एक्साइज ड्यूटी उसमें मॉडरेशन करके हम इसका यूजेस प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इकोलॉजिकल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन अवेलेबल टू द कंज्यूमर इंस्टेड ऑफ क्रूड ऑयल और गैस। हालांकि एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST, बट इस पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट और सेंट्रल सेल टैक्स, इस तरह के जो टैक्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं फिलहाल के लिए CNG पर। फिलहाल के लिए CNG पर कोई GST नहीं लगती, बट कीर्ति पारिक पैनल का कहना है कि जब तक आप इसको GST में नहीं ला रहे तब तक कि एटलीस्ट इसमें रिडक्शन कर दीजिए इनके टैक्सेस में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पोर्ट कार्गो टैरिफ ग्रोथ इन नवंबर स्लोज टू 3%। तो स्टेट ओन पोर्ट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 MT कार्गो हैंडल किया उन्होंने नवंबर के मंथ में, जो कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में 3% कम है। और अगर पोर्ट कार्गो टैरिफ कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन जाता है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, इसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में नवंबर के मंथ में इस साल 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है पोर्ट के कार्गो में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, 30% एडिबल ऑयल कंजप्शन इन अ ईयर फ्रॉम GM सोर्सेज। तो इंडिया का जो जितना एनुअल कंजप्शन है एडिबल ऑयल का, उसका 30% जो आता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन। वाई वी आर कंसिडरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, वाई वी आर रीडिंग, वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़, क्योंकि GM क्रॉप को लेकर के रिसेंटली अप्रूवल मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया था कमर्शलाइजेशन के लिए। उसके बाद से एक बहुत ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि GM क्रॉप के हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ इंप्लीकेशन या एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन, इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन क्या है। उसको लेकर के ये एक न्यूज़ है कि भाई अब जो हम जितना अभी एज ऑफ नाउ वॉट एवर द अमाउंट एनुअल कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल इज देयर इन इंडिया, उसका 30% ऑलरेडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ही आ रहा है। और इसके बावजूद भी अगर हमने कोई मेजर हेल्थ इम्प्लीकेशन या इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशन नहीं देखा है तो GM कॉटन और GM ऑयल सीड का जो कमर्शलाइजेशन है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। दिस इंक्लूड बोथ इम्पोर्टेड ऑयल एज वेल एज द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कॉटन सीड, एंड बल्क ऑफ दिस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द GM कॉटन। तो एज पर द ट्रेड एंड मिनिस्ट्री सोर्सेज वी आर ऑलरेडी हैविंग द food or the oil from the genetically modified crops, and if it is not causing any harm then definitely it must be promoted. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, अपोजिशन डिमांड डिस्कशन ऑन बॉर्डर इशू विद चाइना। तो जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है विंटर सेशन, उसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं दे आर डिमांडिंग डिस्कशन ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट इशूज़, जिसमें जो जिस तरह से हमारे चाइना के जो हमारे बॉर्डर इशूज़ चल रहे हैं उनको लेकर के डिस्कशन को लेकर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि जो चाइना के साथ जो बॉर्डर इशूज़ है उनको कवरेज नहीं दी जा रही, ना ही वो न्यूज़ चैनल में उनकी कवरेज आ रही, ना ही उनको पार्लियामेंट के इशूज़ में डिस्कशन मिल रहा है। तो एक ओपन हाउस विंटर सेशन का अप्रॉक्सीमेटली 17 सिटिंग्स होंगी 23 डेज़ में, जिसमें कई इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस किए जाएंगे, 16 नए बिल लाए जाएंगे, और उसमें बॉर्डर इशू विद चाइना एक इंपॉर्टेंट इशू होगा डिस्कशन का। कौन सारे इश्यूज हैं जो डिबेट के लिए? नेशनल सिक्योरिटी, चाइना बॉर्डर इंकर्शन, साइबर अटैक ऑन एम्स, अनकंट्रोल इन्फ्लेशन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फेल्योर ऑफ लीगल
sanctity and EWS reservation। इन सारे की पॉइंट्स को विंटर सेशन में डिस्कस किया जा सकता है इनटू अपकमिंग पार्लियामेंट्री सेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इमर्जिंग मार्केट्स कीन टू रिप्लिकेट अवर डिजिटल शिफ्ट। कांत, हु इज कांत? अमिताभ कांत इज G20 शेरपा। दैट इज वाई इस समय रिसेंटली अमिताभ कांत के हमने बहुत सारे स्टेटमेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर किए क्योंकि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है और इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मिस्टर कांत करेंगे, इसीलिए G20 शेरपा भी बोलते हैं इसको। तो अभी रिसेंटली इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जैसे कि आधार हो गया, UPI हो गया, DBT हो गया, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको अप्रिशिएट करते हुए मिस्टर अमिताभ कांत ने बोला है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं स्पेशली इन केस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सक्सेस को देखते हुए जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया के ही मॉडल को अडॉप्ट करना चाहती है इन केस ऑफ डिजिटल शिफ्ट। अगर हम लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स को देखें तो इंडिया ने अपने बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के केसेस में डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, IT को या ITES को इनेबल किया है, यूज़ किया है, लेवरेज किया है फॉर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम कवरेज विद अ रिड्यूस कॉस्ट। तो उसको देखते हुए जो अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया से ये लेसन लर्न करना चाहते हैं। इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग दिस सपोर्ट इनटू इट्स G20 प्रेसिडेंसी। तो डिजिटल शिफ्ट के लिए जो कंट्रीज को हेल्प चाहिए अदर इमर्जिंग मार्केट्स को, इंडिया विल बी फोकसिंग ऑन दिस इन इट्स G20 presidency. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.